वेलकम टू टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस। टाइम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों के मैं आपको डिस्कस करूंगा और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे उन सभी फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। इसलिए क्लास के अंत तक बने रहें और अंत में मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। ठीक है, आज की क्लास की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रहा आप लोग सामने पहला सवाल। सवाल क्या है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं बात करूं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, इसी दिन 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में, आर्टिकल 324 में इसका उल्लेख है और वर्तमान में निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं सुशील चंद्र निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्र। अब बात करें कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और वर्तमान में सुशील चंद्र हैं। चलिए, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा क्या कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इस भारतीय निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 324 में है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्र और भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अब जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है सो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 10 जनवरी को बात करें तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी 1975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में और उसी दिन से 10 जनवरी से हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अब अगली बात करते हैं 12 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते हैं। अब बात करें 11 अक्टूबर को, तो 11 अक्टूबर क्यों कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 11 अक्टूबर को विश्व बालिका दिवस मनाते हैं। विश्व बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। ठीक है, 24 जनवरी की बात करें, 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब ले चलते हैं मैं आपको अगले सवाल की ओर। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल। सवाल क्या है, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप ये क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, आप VVI क्वेश्चन लगा लें, आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की एकदम संभावना है। आप इसको ध्यान से सुने सवाल को। सवाल क्या है कि नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे ही सम्मानित किया गया। अब ये सवाल का सही जवाब है शिंजो आबे। शिंजो आबे को इस बार का नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिंजो आबे कौन है, तो शिंजो आबे जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे की बात करें तो शिंजो आबे को ही 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था। 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था शिंजो आबे को। ठीक है, और इस बार का नेताजी पुरस्कार किसको दिया गया है, शिंजो आबे को दिया गया। आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और जापान की बात करें तो जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा जो है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं और इस बार का नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, शिंजो आबे को। अब ये सवाल को बहुत ही ध्यान से सुने और इस सवाल को आप ध्यान में रखें क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये सवाल आने की एकदम संभावना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे जिसको मिला इस बार का नेताजी पुरस्कार। अगला सवाल तीसरा क्या है कि हरियाणा और किस राज्य ने आदि बद्री बांध बनाने की समझौता पर हस्ताक्षर किए। मैं बता दूं आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस क्लास को मिस ना करें, ध्यान से देखें सुने। आज का सवाल हर एक सवाल एकदम एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो क्या है आदि बद्री डैम बनाने के लिए हरियाणा जो है किस राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ये दोनों राज्य मिलकर आदि बद्री
डैम बना रहे हैं। ठीक है, मैं बात करूं आदि बद्री डैम की, तो इस डैम का बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इस डैम बनाने का उद्देश्य क्या है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कुछ हिस्से का जल ये दोनों राज्यों में जाएगा। ठीक है, और बाकी हुए बचे हुए जल को सरस्वती नदी में प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि सरस्वती नदी में जल संकट को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है कि हरियाणा सरकार और हिमाचल प्रदेश दोनों मिलकर आदि बद्री बांध बना रहे हैं, जिसमें से इस बांध के कुछ हिस्से पानी हरियाणा को दिए जाएंगे, कुछ हिस्सा पानी हिमाचल प्रदेश को, और बचे हुए हिस्से की पानी को सरस्वती में नदी में प्रवाहित किया जाएगा। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा उससे संबंधित और सवाल क्या क्या बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए कभी कभी सवाल सीधे ना पूछकर उससे रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि उससे संबंधित जितने भी सवाल हों उस सभी सवालों को कवर करें। ठीक है, तो सवाल क्या है कि अटल सुरंग किस राज्य में है? अटल सुरंग की बात करें, अटल सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और अटल सुरंग जो है सो रोहतांग सुरंग का नया नाम है। रोहतांग सुरंग जो है उसी का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया, और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और इस सुरंग की बात करें तो इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। आप इसको ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अटल सुरंग की लंबाई कितना है, तो 9.02 किलोमीटर है। और अटल सुरंग की बात करें तो ये सुरंग जो है सो मनाली से लेह को जोड़ती है। मनाली को जो हिमाचल प्रदेश में से लेह को जोड़ती है जो लद्दाख में, ये दोनों जगहों को आपस में अटल सुरंग जोड़ती है। इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो सिपकिला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रे की बात करें तो सिपकिला दर्रे से ही सतलुज नदी जो है सो भारत में प्रवेश करती है। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है कि सतलुज नदी कौन से दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सिपकिला दर्रे से ही सतलुज नदी जो है सो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये सवाल बनते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि सिपकिला मतलब कि सतलुज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है? पहला राज्य। तो 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य भी कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखें। अगला है विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता भी कौन रहा है? तो हिमाचल प्रदेश ही। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार कौन जीता है? हिमाचल प्रदेश। चलिए इससे संबंधित जितने सवाल थे मैंने सबको बताया। अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल क्या है कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो मैं बात करूँ ये कौन सी अकादमी है? पैरा बैडमिंटन की। आप इसको गौर से देखें, मैंने पहले ही बता दिया है कि आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज के क्लास से सवाल आने की एकदम संभावना है, इसलिए क्लास को मिस ना करें। सवाल क्या है कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित किया जाएगा? और इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये भारत का पहला है। पहली बार पैरा बैडमिंटन अकादमी बनाई जा रही है। और कहाँ बनाई जा रही है? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में स्थापित की गई है। और इसके पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? क्योंकि मैं बता दूं पहले कि पैरा क्या होता है। पैरा मीन्स दिव्यांग खिलाड़ी को बोलते हैं। दिव्यांग जो एथलीट होते हैं उसको पैरा खिलाड़ी बोलते हैं। ठीक है, 2000 और इसका उद्देश्य अब मैं बताता हूं कि इस अकादमी का बनाने का उद्देश्य क्या है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है, 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है, उस ओलंपिक में हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जो हैं, पैरा एथलीट हैं, वो बेहतर प्रदर्शन कर सके इसके लिए एक अकादमी का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि इस पैरा बैडमिंटन अकादमी भारत की पहली कहाँ स्थापित की गई है? लखनऊ में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसमें पैरा एथलीट्स है वो बेहतर प्रदर्शन कर सके, जिसके लिए अकादमी की स्थापना की गई। चलिए अब अगले, अब लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के बात करें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये है वो पैरा एथलीट जिसको बोलते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2022 में किसने इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी की है? तो पहले मैं इस रिपोर्ट के बारे में बता दूं कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट मतलब मीन्स इसका ये हुआ कि किस देश में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर क्या करना है? मॉनिटर करना है। ठीक है, और उसी के संबंध में एक रिपोर्ट जारी हुआ है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंगटान ने जारी की। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट किसने जारी की है? अंगटान ने जारी की है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 2020 की तुलना में 2021 में, ठीक है, एफडीआई के मामले में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है,
21% का गिरावट दर्ज किया गया है 2020 की तुलना में 2021 में। अब मैं बता दूं कि एफटीआई क्या होता है। तो एफटीआई मीन्स होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स किस देश जो है कितने विदेशी देश हैं या तो कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करती है, उस संबंधी में ये रिपोर्ट जारी हुआ है। ठीक है, तो पिछले बार की तुलना में इस बार में एफडीआई की सीमा में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। और इससे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसको आप गौर से देखिए, सुनिएगा कि चाइना में, मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना में 2020 की तुलना में 2021 में इसमें 20% की वृद्धि दर्ज हुई है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वहीं जहीं कहीं भारत में 26% की गिरावट दर्ज हुई है, वहीं चाइना में 20% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, इस सवाल को आप ध्यान में रखें कि भारत में एफटीआई में 2020 की तुलना में 2021 में 26% की गिरावट दर्ज हुआ है, वहीं चाइना में 2020 की तुलना में 2021 में 20% की वृद्धि दर्ज हुई है एफडीआई में। तो इस सवाल क्लियर हुआ होगा कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स मॉनिटर रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ठीक है, अब मैं बात करूँ IMF, आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा IMF, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। WTO का मुख्यालय का की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय की बात करें तो इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC में। अब चलिए इस सब के बारे में अगले पेज में मैं डिटेल से बताता हूँ। अब देखिए सवाल यहाँ है, सवाल क्या है कि उससे संबंधित, रिपोर्ट से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सब सवाल, इसलिए मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। सवाल क्या है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है? अभी मैं बताया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड जारी करती है। ठीक है, अंकटाड जो है सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करती है। अब मैं बता दूं अंकटाड की, तो इसकी स्थापना 1964 में हुआ है। 1964 में इसकी स्थापना हुआ। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? जेनेवा में। इसको आप ध्यान में रखना, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो अंकटाड के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एक और मज़ेदार बात बताऊँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट में आपको ध्यान में रखना है कि अंकटाड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला प्रमुख जो है रेबेका बनी है। कौन है? रेबेका ग्रीनस्पैन। रेबेका ग्रीनस्पैन जो है सो अंकटाड की पहली महिला प्रमुख बनी है। इस बात को आप ध्यान में एकदम रखें कि ये सवाल छप सकता है, इसलिए सवाल को एकदम ध्यान से सुने। ठीक है, अगला सवाल क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। मैं बता दूं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जो है सो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अभी मैंने बताया वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और इसकी बात करें इसका नवीनतम सदस्य देश कौन है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश जो है 190वां अंडोरा है। ठीक है, अंडोरा इसका नवीनतम सदस्य देश है और कुल सदस्य देशों की संख्या IMF में 190 है और नवीनतम कौन सा है? अंडोरा। इस सवाल को आप ध्यान में रखें। ठीक है, अगला क्या है कि वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वित्तीय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ये कौन जारी करता है? तो ये RBI। कौन जारी करता है? RBI। हमारे जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है और इसके वर्तमान में गवर्नर हैं जो शक्तिकांत दास हैं और 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल क्या है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको बोलते हैं, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जो जारी करता है UNDP। UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। ठीक है, ये सवाल को आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये सारा सवाल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे उन सवालों को आप लोग के सामने रखा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से सुने और नहीं अगर याद हो रहा है तो इसको वीडियो को रिप्ले करके देखें, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैं बता दूं अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। आज की क्लास मैंने बता ही दिया शुरू में कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के जो सवाल हैं वो सीधा एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, इसलिए सवाल को ध्यान से सुने। सवाल क्या है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अवार्ड का नाम क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन, और इस अवार्ड से जो है सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये अवार्ड इसको क्यों दिया गया? क्योंकि आर्या 2 जो आप लोगों को पता होगा ये वेब सीरीज़ है। एक क्या है? वेब सीरीज़ है, जिसमें इसके अहम किरदार के लिए, अहम रोल के लिए ये अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल क्या है?
ये आर्या 2 का सीन, आर्या 2, जिसमें इसके बेहतर प्रदर्शन के लिए इसको कौन सा अवार्ड दिया गया? सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और उससे संबंधित सवाल, मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हाल ही में मिस यूनिवर्स का टाइटल का विजेता कौन रही है? तो इसका विजेता हरनाज संधू। कौन है? हरनाज संधू मिस यूनिवर्स का विजेता रही है इस बार की। और मैं बता दूं कि इस बार का जो मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ वो केवें क्रम का था, वो 17वें नंबर का था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन इजराइल में इसका आयोजन हुआ। आपको इसका ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मिस यूनिवर्स का खिताब कौन जीती है? तो हरनाज संधू है। ठीक है, और ये तीसरे ऐसे भारतीय हैं जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। ठीक है, मैं बता दूं पहले लारा दत्ता जीती थी, उसके बाद सुष्मिता सेन, और तीसरी जो है सो हरनाज संधू है जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये अवार्ड मिल चुका है। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, पहला अवार्ड मिला है हेमा मालिनी को इंडियन पर्सनालिटी अवार्ड दिया गया। और एक और व्यक्ति हैं जिसका नाम है प्रसून जोशी। ये दोनों को ये अवार्ड दिया गया इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। इस सवाल को आप ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में या तो एनटीपीसी CB2 में छप सकता है या तो ग्रुप डी में आना तय है सवाल को, इसलिए इसको ध्यान में आप रखें। ठीक है, कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को। अगला सवाल, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही सरोजिनी नायडू का जन्म के दिवस पर मनाते हैं। ठीक है, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू जो 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1925 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा आप लोग सामने अगला सवाल क्या है कि जनवरी 2022 में किस देश ने तेल के रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल घोषणा की है? मैं बता दूं इस सवाल को मैंने पहले भी बता चुका हूं। और क्या कि मैंने बताया था कि टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ठीक है, टोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है हाल ही में, जिसके कारण विश्व में हर एक देश में किसी न किसी रूप में किसी न तरह से कुछ ना कुछ परेशानी या दिक्कत का अनुभव हुआ है। ठीक है, अब ये टोंगा ज्वालामुखी की बात करें जिसके कारण पेरू में एक ऊर्जा फर्म है, जिस फर्म में काफ़ी नुकसान हुआ इस ज्वालामुखी के कारण, और वहाँ का तेल टैंक में रिसाव हो गया, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने 90 दिनों तक पर्यावरण आपातकाल घोषणा किया है। ठीक है, आप इस सवाल को ढंग से समझें कि टोंगा ज्वालामुखी जो एक ज्वालामुखी कहाँ है? प्रशांत महासागर में इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। ठीक है, विस्फोट होने के कारण पेरू में जो एक समुद्र के किनारे एक ऊर्जा फर्म थी, उसमें क्या हुआ? तेल का रिसाव हुआ, जिसके कारण पेरू की सरकार ने वहाँ पर्यावरण आपातकाल घोषणा की है। ठीक है, 90 दिनों की। आई होप ये सारा सवाल क्लियर हुआ होगा। अब ले चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये है पेरू का ऊर्जा फर्म जहाँ तेल रिसाव के कारण आपातकाल की घोषणा हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो मैं बता दूं वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी का वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पहले आईसीसी के बारे में बता देता हूं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई। कब? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। कहाँ है? दुबई में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले जो हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, और आईसीसी ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की घोषणा की है, जिसमें किसके क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो स्मृति मंधाना को, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, इसको आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, 2018 में भी इसको आईसीसी वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और इस बार भी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। अगला सवाल क्या है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इसमें एक और सवाल, आप तो ये बता दीजिए कि हाल ही में आईसीसी ने टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है, जिसमें कप्तान किसको बनाया गया? टीम ऑफ द टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर घोषणा किया है। टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है, जिसमें किसको कैप्टन बनाया है। ठीक है, आप इसका कमेंट में जवाब दें। अगला सवाल,
द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हाल ही में एक पुस्तक जारी हुई है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। अब ये पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछ रहा है। तो मैं बता दूं ये पुस्तक के लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। ये दोनों ने मिलकर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक लिखी है। तो इसका सही जवाब है आंसर ए एंड बी, ठीक है। और इस पुस्तक का विमोचन कौन किया? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो भगत सिंह कोश्यारी ने लॉन्च किए हैं। और ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के क्या है? गवर्नर है, ठीक है। आई होप ये सवाल क्लियर हुआ होगा कि भगत सिंह कोश्यारी कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं जिसने इस पुस्तक का लॉन्च किया। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। ये वो पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये है तुहिन ए शर्मा, अंकिता वर्मा और ये भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। चलिए अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। सवाल क्या है? हाल ही में मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बनाए? तो मियां मोटली की बात करें तो ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और किस देश के बने? तो बारबाडोस। बारबाडोस के प्रधानमंत्री कौन बने? मियां मोटली। इस सवाल को आपको क्लियर रखना, ठीक है। मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बने? बारबाडोस के। मैं बारबाडोस की बात करूं तो बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? ब्रिज टाउन बारबाडोस की राजधानी, ठीक है। और इससे और क्या सवाल बन सकते हैं? तो बारबाडोस जो है सो विश्व का नवीनतम देश है, ठीक है। नवीनतम देश है, गणराज्य देश, नवीनतम गणराज्य देश बना है, ठीक है। अब गणराज्य क्या होता है? गणराज्य मीन्स वहाँ का जो मंत्री होते हैं या तो किसी भी तरह का चुनाव जहाँ जो है वो प्रधान जो वंशानुगत नहीं होंगे, मीन्स उस किसी का पिता बने तो उसका बेटा ये मंत्री नहीं बनेगा, ठीक है। वहाँ लोगों के द्वारा चुना जाएगा और ये विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है, ठीक है, जिसमें जो प्रधान होंगे वो वंशानुगत नहीं होंगे। और ये पहले ऐसे हैं जो गणराज्य घोषित करने के बाद पहले प्रधानमंत्री बने मियां मोटली, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और बारबाडोस की राजधानी की बात करें ब्रिज टाउन है, ठीक है। और विश्व की पहली नवीनतम गणराज्य देश बना है, ठीक। अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ। ये है मियां मोटली और ये बारबाडोस की नवीनतम जो है प्रधानमंत्री बनी। ये कल का जीएस का सवाल था, ठीक है, कि काकरापार परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जिसका सही जवाब है काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? इसमें ऑप्शन सही नहीं है दिया हुआ मेरे दोस्तों। काकरापार गुजरात में, ठीक है। आप ऑप्शन इसमें डाल लीजिए गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र है, ठीक है। आप तो ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है, ठीक है। कल का जीएस का सवाल है कि महाराष्ट्र में कौन सा परमाणु संयंत्र है? कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की ओर ले चलता हूँ और आज का सवाल समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरे आने वाली वीडियो को सभी को देखें तभी आप रेगुलर रहें और कुछ सीखें और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, आप क्लास को रोज़ अटेंड करें। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।